देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ज़्यादा समय तक रही हैं। इन सरकारों ने वादे तो किए हैं दलितों से भी, पिछड़ों से भी, अल्पसंख्यकों से भी, उनके उत्थान के, लेकिन उत्थान तो दूर बल्कि उनका शोषण ही किया गया है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुसलमानों को बुरी तरह से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, जो कि भारत के लेनिन कहलाए जाने वाले जगदेव प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज, दलित और पिछड़ों को एकजुट कर कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक विकल्प तैयार करेंगे और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कांग्रेस के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए वे आजकल रात दिन एक किए हुए हैं। बाकायदा उनकी बैठकें पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी, बिहार के बड़े दलित और पिछड़े नेताओं से बातचीत चल रही है। नागमणि जी खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका राष्ट्रीय स्तर पर एक दबदबा और छवि है। उसके तहत वे पूरे देश में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सामने है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में उनका मानना है 18% मतदाता मुस्लिम समुदाय के हैं। अगर कुशवाहा समुदाय के 10% और अन्य जातियों के मतदाता उनके नेतृत्व में आ जाएं, तो निश्चित तौर पर बिहार में इस बार उनकी सरकार बनना तय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी और मुसलमानों के एकमात्र उभरते हुए नेता और सर्वमान्य नेता के तौर पर तैयार हो चुके असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनसे हाथ मिलाने का मन बना लिया है और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, जो कि अपनी ताकत का एहसास राष्ट्रवासियों को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पलटाकर दिखा देगा। बिहार के लोगों के दिलों पर राज करने वाले, भारत के लेनिन कहलाने वाले नेता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र नागमणि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे चारों सदनों में प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा। वे राज्य मंत्री के तौर पर केंद्र सरकार में भी रहे हैं और बिहार में भी मंत्री के तौर पर अपनी बेहतरीन सेवाएं दे चुके हैं। नागमणि जी अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहां देश में कोई भी विपक्षी नेता जबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, वैसे माहौल में नागमणि खुलकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की जन विरोधी नीतियों की खुलेआम आलोचना करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनसे मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें दलित और ईसाई भी आते हैं, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी नीतियां एक तरह की हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वैकल्प के तौर पर कोई सत्ता में आ सकती है पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को
विकल्प के तौर पर कोई जगह बना सकता है तो वो तीसरा मोर्चा है, जिसमें मुस्लिम, दलित और पिछड़े लोगों की सहभागिता हो तो निश्चित तौर पर इस 85% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वे सब लोग मिल के कर सकते हैं। आजकल नागमणि जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मुखर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वहीं बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी ज़ोरों पर कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को करारी शिकस्त देने के लिए मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के नेता लामबंद होकर एक तीसरा विकल्प तैयार करें और इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से हो और वहां सत्ता हासिल करने के बाद वो सिलसिला राष्ट्रीय स्तर पर कायम किया जा सके। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी से। नमस्कार। 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 मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप पूरी तन्मयता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मुखालफत करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया, मैं उनका बेटा हूँ और लेनिन का उपाधि ही साबित करता है कि शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह मुस्लिम विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है। इसलिए मेरा फर्ज है कि देश के पैमाने पर तमाम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं और ऊंची जात में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको हम एकजुट करके और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का विकल्प बना दें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जिस तरह का देश में माहौल बनाया, उसको लेकर दिल्ली के जामिया में शाहीन बाग और इसी तरह के पूरे देश में शाहीन बाग बने और मुस्लिम महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उसमें बहुत बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो या किसी और प्रदेश के बड़े शहर। उन प्रदर्शनों में आप जाके जो है मुसलमानों के पक्ष में जो है बहुत बढ़ चढ़कर भाषणबाजी की और मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। तब कि मुसलमानों का वोट लेने वाली दूसरी जो है पार्टियां जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वे इस मुद्दों पर उनके साथ नहीं आई। ऐसे में आप क्या महसूस करते हैं कि भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव, खासतौर से बिहार में और फिर देश में लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम समुदाय आप जैसे नेताओं के साथ दलित, पिछड़ा और मुस्लिम मिलकर एक मजबूत विकल्प पेश कर पाएगा? देखिए, मैंने काफ़ी महसूस किया इस बात का। मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने साफ साफ इस बात को कहा था कि जब तक मुसलमान शासक था तो शोषक था, लेकिन आज मुसलमानों की स्थिति पिछड़े दलित के ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब बिहार और देश की राजनीति तमाम मुसलमान, पिछड़े दलितों और जो ऊंची जात में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनको लेके राजनीति करना चाहिए था। और मुझे इस बात का काफ़ी दुख है कि मुसलमानों के साथ लगातार बीजेपी की सरकार अत्याचार, अन्याय का पराकाष्ठा कर दिया और ऐसी स्थिति में हमारे ऐसे लोग चुप बैठ नहीं सकते हैं।
जब से ये सरकार बनी, सबसे पहले 3 तलाक का बिल पास किया गया मुसलमानों के बिल के खिलाफ। उस समय मुसलमानों में भी ज़बरदस्त गुस्सा क्रोध था, लेकिन मुसलमान आज़ादी के समय अगर सबसे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका रही है। आप लाल किला दिल्ली का सामने है, वहाँ जितने लोग शहीद हुए हैं उसमें 60-70% मुसलमान हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान का बात करते हैं, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि जाके लाल किला और इंडिया गेट में सबका नाम लिखा हुआ है। 60-70% मुसलमान समाज के लोग शहीद हुए हैं, और आज उससे उनको सर्टिफिकेट मांगने की बात चल रहा है। तो सबसे पहले 3 तलाक का मामला आया, फिर भी मुसलमानों ने महसूस किया कि चलो देश के खातिर हम लोग इसको सहें। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में तो 370 धारा को समाप्त कर दिया गया। देश संविधान से चलता है, किसी के बाप का ही देश नहीं है, देश संविधान से चलता है। और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक जम्मू कश्मीर का विधानसभा से 370 धारा खत्म करने का आदेश पारित नहीं होता है, तब तक केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन संविधान के खिलाफ 370 धारा को समाप्त किया गया। उस समय भी पूरे देश के लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, जज्बात था, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने सहने का काम किया। और बाबरी मस्जिद, उसके बाद बाबरी मस्जिद का मुद्दा लीजिए। ये 92 तक 1992 तक बाबरी मस्जिद था, पूरा देश का बच्चा जानता है। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल और कांग्रेस की मिली हुई साजिश के वजह से बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दिया गया। और हद तो इस बात का हो गया कि तमाम देश के लोगों को जुडिशरी पर विश्वास था, विश्वास है और विश्वास रहेगा। लेकिन दुख की बात इस बात का है कि जो बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जज ने फैसला दिया कि वहाँ राम मंदिर बनाया जाए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बात का, अब जो जज ने फैसला दिया उसको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। ये साबित करता है, देश का बच्चा मानता है कि ये है मैनेज करके, और बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया गया। देश के लोग चाहते थे कि वहाँ बड़ा हॉस्पिटल बने, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी बनावे, मुसलमान समाज के लोग ने भी प्रस्ताव दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा करके और सत्ता में इन लोग गए भी हैं, और यही स्थिति इन लोग बनाए रखना चाहते हैं। तो लेकिन बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भी मुसलमानों ने दिल पर पत्थर रख कर के लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन जब हजारों हजार वर्षों तक, करीब 5-6 हजार वर्ष तक मुसलमानों ने यहाँ शासन करने का काम किया। मेरा मतलब है कि मुसलमान यहाँ मूल निवासी है, और जब उनके अस्तित्व पर खतरा हुआ, सीएए कानून पार्लियामेंट से पास किया गया, और जब मुसलमानों का एग्जिस्टेंस का सवाल हुआ, सीएए पास करके एनआरसी लागू करने की बात हुई, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो छिपा हुआ एजेंडा था, मास मुसलमान कन्विंस थे इस बात का कि हमारा जो वोटिंग राइट्स है वो समाप्त कर देगा। जो हजारों हजार वर्षों से भारत में लोग मुसलमान आए और उनसे सर्टिफिकेट मांगने की बात होने लगी, तो मुसलमान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के इतिहास को मैं जानता हूँ कि मुसलमान लड़ाकू कौम है,
बहादुर कौम है, ये दबने वाली कम्युनिटी नहीं है। कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वह मान और सम्मान के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। यही कारण हुआ कि ये तमाम जो प्रकरण हुए, मुझे दुख इस बात का है कि सेकुलर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या राज्यों का जो सेकुलर पार्टियां हैं, कहीं मुसलमानों का साथ लोगों ने नहीं दिया। सेकुलर मुसलमानों के बल पर कांग्रेस सत्ता में आती रही, बिहार में जो सेकुलर पार्टियां हैं वो सत्ता में आती रही, दूसरे राज्यों के सेकुलर पार्टियां सत्ता में आती रही, लेकिन उसने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। और मुसलमान अकेले हजारों हजार जगहों पर धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने का काम किया और कहा कि जब तक सीए कानून ख़त्म नहीं होगा तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और हम बहुत ऋणी इस बात का है, खास करके जो मुस्लिम महिलाएं, बच्चियां, युवा और बुजुर्ग सब लोग एक स्वर से प्रोटेस्ट में साथ दिए और लगातार 100 दिन लगातार धरना प्रदर्शन में, ठंडे के टाइम में लोग वहाँ धरना प्रदर्शन में रहे, गर्मी के टाइम में लोग रहे। तो मेरा इस बात का कहना है कि ये तमाम जो मुसलमानों पर आफतें आई, मुसलमानों पर जो एक तरह से बिजली गिराया गया, ये तमाम मुद्दों पर देश का कोई सेकुलर पार्टी और कोई नेताओं ने विरोध नहीं किया, मुसलमानों का साथ नहीं दिया। एक ही पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सांसद हैं, उन्होंने ये तमाम मुद्दे पर लड़ने का काम किया, चाहे 3 तलाक का मामला हो, 370 धारा का मामला हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो, सीए कानून का हो, और जो दिल्ली में दंगे हुए हजारों मुसलमानों को मौत की घात उतारा गया, और पार्लियामेंट में जिस तरह से ओवैसी साहब ने तमाम मुद्दों पर लड़ने का काम किया। इसलिए मेरा मुसलमान भाइयों से पुरजोर अपील इस बात को है कि आप अभी तक कभी कांग्रेस के पीछे, कभी सेकुलर पार्टियों के पीछे रहे। आप आज़ादी के समय सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% थे, 39%, आज घट के 2 और 3% हो गए हैं। फिर भी आप कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों के पीछे हैं। आप अपनी ताकत को जाने, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का 10, 5, 15% तथाकथित 10% ऊंची जात का वोट है और 5% वैश्य समाज का वोट है। यही बीजेपी का आधार वोट है। और मुसलमान अकेले देश में 15% है। तो आप अपनी ताकत को पहचाने। और देश में एक ही नेता लालू प्रसाद यादव थे जो तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन लालू यादव को झूठे मुकदमे में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अब ओवैसी साहब पर ही पूरे देश का निगाह है, तमाम मुसलमानों का, पिछड़ों का, दलितों का, जो नेतृत्व करके, और ये दोनों जो ताकतें हैं देश का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों को सफाया करने वाली ताकत है, वह ओवैसी साहब का जो नेतृत्व है, सबसे शानदार नेतृत्व मैं मानता हूँ। लंदन से बैरिस्ट्री किए हैं और उनका इमेज पूरा देश जानता है कि संविधान के अनुकूल बराबर वो लड़ने का काम किए, तमाम मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब लोग के लिए, ऊंची जात में जो गरीब हैं उनके लिए लड़ने का काम किए। इसलिए मुसलमानों से मेरा पुरजोर निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पूरे देश के मुसलमान ओवैसी साहब से मिल कर के इस बात को कहें कि आपके अलावा देश में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। हम पूरे भारत के मुसलमान आपके साथ हैं। एक आरोप उन पर लगते रहा इस बात का कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है,
अलग बात है कि देश के मुसलमानों के बीच आज़ादी के बाद मुसलमान उसी को वोट देते रहे जो बीजेपी को हराने वाली पार्टी रही। और ओवैसी साहब के साथ सिर्फ मुसलमान समाज के लोग हैं, दूसरे जो पिछड़े दलित या ऊंची जात में जो लोग हैं उन लोग कोई नहीं है। तो भारत का मुसलमान बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेता मानता है, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी मुसलमानों तक ही सीमित है और मुसलमानों का उद्देश्य है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। परिणाम है कि कुछ लोग, खास करके जो मोदी मीडिया है, वह ओवैसी साहब का इमेज ये क्रिएट कर दिया है कि ये बीजेपी का बी टीम है, मुसलमान को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा नागमणि जी, बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो श्रमिकों के लिए कानून बने हुए थे, वे कानून जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में ही निरस्त कर दिए और उनको बुरी तरह से प्रताड़ित करने के लिए छोड़ दिया गया। जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके फेवर के कानून बना दिए सारे। तो ये तो आपके पिताजी का जो सपना है कि समता मूलक समाज हो, उसके एकदम ही विरुद्ध जो है सरकार ये काम कर रही है। तो इन मजदूरों के लिए जो है आपके मन में किस तरह की योजना है? देखिए, ये कोरोना को मैं बिल्कुल एक बहाना मान रहा हूँ इस बात का। कोरोना 30 जनवरी को पहला केस आया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसी समय अल्टीमेटम दिया, अलर्ट किया था कि ये महामारी का रूप धारण कर सकता है, देन एंड देयर इस पर भारत सरकार कार्रवाई करे। लेकिन भारत सरकार पौने 2 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं किया और अचानक 24 तारीख को प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तो सिर्फ सरकार के गलती के चलते पूरे देश के आम नागरिक अपने घरों में कैद हैं। और ये इस पीरियड में 2-3 काम इन लोगों ने बहुत गलत किया। एक तो देश के 50 जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, 68,000 करोड़ जो लोन था उसको सरकार ने माफ़ कर दिया। और ये सरकार बिल्कुल अमीरों की सरकार कह सकते हैं, जो विदेश से, चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से जो लोग भारत के लोग थे उनको फ्लाइट भेज के मंगवाया गया। और दूसरी ओर करोड़ों करोड़, कोई लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों देश के जो मजदूर हैं, कोई देश को नरेंद्र मोदी, नागमणि, आप और हम नहीं बनाए हैं, ये देश का मजदूर बना है। और जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ सबसे ज़्यादा मजदूरों को मान सम्मान दिया जाता है। इंजीनियर से भी ज़्यादा सैलरी पेमेंट मजदूरों को दिया जाता है। और यहाँ की सरकार का तो मैंने दुनिया में एक तरह से कलंकित करने का काम भारत सरकार ने किया। करोड़ों जो मजदूर थे, हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलते रहे, कितने लोग मरे, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, तरह तरह की बीमारियां हो गई। और अभी तक आज लॉकडाउन का 55वां दिन है, अभी तक आज मैं दिल्ली में करीब 2-3 घंटा घूमा विभिन्न इलाकों में, और कोई रोड ऐसा नहीं था जहां 100-150 लेबर अभी भी माथा में मुटरी रख के अपने छोटे बाल बच्चा पत्नी के साथ लोग अपने अपने राज्यों में लौटने के लिए पैदल चल रहे हैं। भैया, प्रधानमंत्री का कोष है जिसमें पूरे देश के लोगों ने पैसा दिया, विदेश से भी पैसा आया, आखिर में कहाँ खर्च होगा? सरकार कोई भी हो, मास जो जनता है, खास तौर से गरीब है, उसको मदद करने के लिए सरकार नाम का चीज़ ही यहाँ नहीं है। सरकार क्या कर रही है लोग का?
तो मजदूरों के पॉइंट पर तो बहुत ही गंदा रोल रहा भारत सरकार का। इसलिए कल जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने राजघाट पर धरना दिया था और हमने कहा कि ये सरकार 55वां दिन हो गया, अभी तक ये लोग भेजने में सक्षम नहीं है, इसलिए मिलिट्री को जिम्मेवारी दिया जाए। ये मिलिट्री पर सबको विश्वास है, जो देश की का रक्षा करता है उस पर सबको विश्वास है। 2 दिन के अंदर में वो सभी जो मजदूर हैं उनको अपने अपने घर पहुंचा देती। तो इस तरह से तो सरकार काम कर रही है। हम लोग कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, कोई इमरजेंसी तो लगा नहीं है कि फैक्ट्स एंड फिगर हम नहीं बोलेंगे। एक सवाल का जवाब और मैं चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से क्या आपसे जो है डिटेल में जो है बात हो गई है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलाइज करने के लिए आगे वो आपके साथ रहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब से 1.5-2 घंटा हमारी बात हैदराबाद में हुई थी। पार्लियामेंट में ही 1-2 बार उनसे बात हुई थी। बिल्कुल देखिए, नहीं एग्री का कोई सवाल नहीं है। मैं कोई उनका कोई रिलेटिव नहीं हूँ या उनका मैं कोई चेला नहीं हूँ। चूँकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि देश में जितना जो लीडरशिप है, बैकवर्ड का, दलित का, मुसलमानों का, उसमें उनसे बेस्ट लीडरशिप अभी भारत में नहीं है। और इसीलिए बार बार मैं मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूँ, कम से कम 4-5 महीनों में हजारों मुसलमानों से मेरी बात हुई है। और सब जहाँ जहाँ बिहार में 60-70 जगह पर CA-NRC के मीटिंग में गए, दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में गए, जहाँ भी मैं ओवैसी साहब के बारे में बताता था तो सारे मुसलमान, चाहे युवा हों, महिलाएं हों, बच्चियां हों, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। तो ऐसी स्थिति में ओवैसी साहब को आगे बढ़ के देश का नेतृत्व करना चाहिए। भारत में जो अलग अलग राज्यों में सेकुलर पार्टियां हैं, जहां जो मुसलमान नेता हैं वो मुसलमानों की सही नुमाइंदगी नहीं कर पाए, उनको उनके वाजिब हक नहीं दे पाए, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में उनको वो हक भी मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गलत नीतियों से मुसलमानों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। जो आप किसी राज्य की बात कीजिए या पूरे देश के पैमाने पर, जहाँ जिसका 15% पॉपुलेशन है, आज तक किसी पार्टी ने मुसलमानों को नेतृत्व देने का काम नहीं किया। तो ये साबित करता है कि मुसलमानों को सभी जो सेकुलर पार्टियां ठगने का काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया। लेकिन मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, ख़ास तौर से जो CAA कानून के खिलाफ हजारों हजार जगहों में प्रोटेस्ट हुआ, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सब लोग मिल करके पूरा ध्यान एक ही पॉइंट पर लावें कि हम देश में BJP और कांग्रेस का विकल्प कैसे बनावें। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि मुसलमानों में एका पर एक काबिल लोग हैं और ये CA-NRC के मीटिंग में लाखों लाख युवा, हमारी बेटियां एका पर एक नेतृत्व करने के लायक उभर के आई हैं। तो सब लोग अगर एक सूत्री कार्यक्रम बना लें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प हम लोग बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं अंतिम में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने खतरे आए हैं उससे बहुत ही ज़्यादा खतरा आगे आए, इन लोग BJP लाएगा। इसलिए अगर एकजुट नहीं होंगे, बिल्कुल मुझे कहने में इतराज़ नहीं है कि मुसलमानों को एक तरह से सफाया इन लोग करने का प्लान बना लिया है और पिछड़ा और दलित के साथ भी वही होगा। इसलिए सबको लाचारी है
जो मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, आदिवासी हैं और ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, सब लोग एकजुट हो करके ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सफाया किया जा सकता है। धन्यवाद। तो ये थे नागमणि जी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।